हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। एक बहुत ही कंसर्निंग एक चीज़ है इस टाइम बिटकॉइन के स्पेस में कि जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं ना, वो माइग्रेट कर रहे हैं एआई की तरफ। सो इसको इस तरीके से समझिए कि बिटकॉइन के अंदर माइनर का रोल ये रहता है कि जितनी भी अगर जो आप ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स देखते हो ना, तो उन ब्लॉक्स को ऐड करने का काम कौन करता है? वो माइनर का करता है। माइनर इनफैक्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिटकॉइन के नेटवर्क को। अगर बिटकॉइन के नेटवर्क में माइनर को एक मिनट के लिए निकाल दो तो बिटकॉइन का मतलब है ज़ीरो, मतलब बिटकॉइन का नेटवर्क का मतलब ही कुछ नहीं है। माइनर का काम होता है कि पूरे डेटाबेस के अंदर ये जो जो जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं इनको ऐड करना, ठीक है? ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स को ऐड करना, ठीक है? और तो एक बहुत बड़ा रोल होता है बिटकॉइन की प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब इसमें अगर माइनर्स का इंटरेस्ट अगर वो डाइवर्ट करते हैं अपनी एनर्जी, अपनी कैपिटल को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एआई की तरफ, ठीक है? क्योंकि वो कुछ इस तरीके से रहा है कि जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिटकॉइन की माइनिंग में यूज़ होता है, वही अगर सिमिलर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एआई के अंदर भी जो डेटा सेंटर्स होते हैं, उसमें भी वही यूज़ होता है। तो अगर माइनर को ये दिखने लगा कि रिटर्न एआई के अंदर ज़्यादा आ रहा है, तो वो कह रहा है यार ये बिटकॉइन का धंधा क्यों करना, बिटकॉइन की माइनिंग क्यों करनी, जब मुझे एआई के अंदर से जो है वो ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। मैंने पूरा इसकी अराउंड एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको एक-एक करके समझते हैं, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद, ठीक है? दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स। मुद्रेक्स एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुद्रेक्स का वेबसाइट वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों अवेलेबल है। सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आते ही आपको मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कॉइनसेट्स, जिसके अंदर आप एसआईपी स्टाइल में अलग-अलग बास्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मुद्रेक्स का मोबाइल ऐप। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पे आप मार्केट की प्राइस मूवमेंट्स को, अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टैब को क्लिक करके आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और अपनी होल्डिंग्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा फीचर है कॉइन सेट्स, जहां पे अगर आपको क्रिप्टो की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे बास्केट्स को पिक कर सकते हैं, और इंडिविजुअल कॉइन की जगह आप बास्केट को जैसे म्यूचुअल फंड स्टाइल की तरह आप यहाँ पे बास्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इंडिविजुअल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक या तो वन टाइम या रेकरिंग, दोनों ही यहाँ पे तरीके अवेलेबल हैं। क्रिप्टो के साथ-साथ आप यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में भी एक्सपोज़र ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली गोल्ड तो बाय नहीं करते, लेकिन आप ज़ॉट टोकन को बाय करते हो, जो कि गोल्ड के प्राइसेज़ के बेसिस पे अपनी मूवमेंट बनाता है। तो एक बार मुद्रिक ज़रूर ट्राई करना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सबसे पहले हम ये हमारी पहली स्लाइड है, तो इसका मैंने टाइटल दिया है बिटकॉइन माइनर्स आर बिकमिंग एआई कंपनीज़, ठीक है? और अभी ये रिसेंटली ये मुद्दा क्यों उठा, क्योंकि एक क्लीन स्पार्क करके एक बिटकॉइन माइनर है, उसने 6.6 बिलियन यूएस डॉलर की एक डील करी है, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, सब लोगों की आंखें खुली। ऐसी और भी बड़ी डील्स हुई हैं, और अब रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है कि जो माइनर्स हैं वो एआई के अंदर पिवट कर रहे हैं, मतलब एआई के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है समझना, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि व्हाट बिटकॉइन माइनिंग एक्चुअली रिक्वायर्ड, बिटकॉइन माइनिंग में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले एक स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है? ये हार्डवेयर क्या होता है, ये बेसिकली एसिक्स होते हैं, ये स्पेशली डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो इसी पर्पस के लिए बने हैं, ठीक है? ये हार्डवेयर, और ये 24/7 चलते हैं, ठीक है? और ये जब चलते हैं, जब ये प्रोसेसिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? नंबर 2, जो एक बिटकॉइन की माइनिंग के लिए चीज़ चाहिए होती है, वो एनॉर्मस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो जो माइनर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से लंबी-लंबी डील्स करते हैं, ठीक है? बड़े लंबे समय के लिए डील्स करते हैं, और ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करता है। इनफैक्ट बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि बिटकॉइन की एक सबसे बड़े क्रिटिक्स उसको इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करता है। तो नंबर 2 पे उन्हें इनॉर्मस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। नंबर 3 पे जो लार्ज इंडस्ट्रियल साइट्स चाहिए होती है, मतलब बड़े-बड़े ना, जैसे वेयर हाउसेस देखे आपने, तो बड़ी-बड़ी ना उनको बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। व्हेन आई से, तो रियल एस्टेट चाहिए होता है। तो बड़े रिमोट लोकेशन पे बड़ी लंबी-लंबी बिल्डिंग्स बनती हैं, अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स बनती हैं। तो ये बड़े-बड़े रिमोट जगहों पे ये चीज़ें बनती हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स। तो एक तरीके से आपको 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बिटकॉइन माइनिंग में। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। नंबर 2, इनॉर्मस इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3, लार्ज इंडस्ट्रियल साइट। अब कोइंसिडेंस की बात ये है कि यही सारी एग्जैक्ट चीज़ें एआई के डेटा सेंटर्स को भी चाहिए होती हैं, ठीक है? तो एआई के डेटा सेंटर को भी तीनों चीज़ें एग्जैक्टली यही चाहिए, ठीक है? तो अब हो क्या रहा है, बिटकॉइन की जो माइनिंग है, जो 2024 में
क्या हुआ कि रिवॉर्ड आधा रह गया, ठीक है? तो जो रिवॉर्ड आ रहा होता है, तो अब हर हाल्विंग के बाद, जैसे अब 2024 में हाल्विंग हुई, ऐसी सिमिलरली 2028 के अंदर हाल्विंग होगी, तो हर हाल्विंग के बाद रिवॉर्ड आधा रह जाता है, ठीक है? तो अब आप इससे समझिए कि इस वक़्त बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो कॉस्ट पड़ रही है, 1 बीटीसी को माइन $80,000 में पड़ता है, 1 बीटीसी को माइन करना, एवरेज कॉस्ट। और इस टाइम बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कितना है? वो चल रहा है आपका 62,000 के आसपास। तो आप सोचिए कि लिटरली अगर आज के डेट में हम देखें, एक एवरेज प्राइस पकड़ लें $70,000 का, क्योंकि बीटीसी कभी ऊपर भी रहा, नीचे भी रहा। तो आज की डेट में 19,000 यूएस डॉलर के आसपास का नुकसान हो रहा है, एक माइनर को लॉस है, मतलब 1 बीटीसी को माइन करने पे। तो ऑब्वियसली ये हो क्या रहा है कि माइनर्स के पास जो पिछला बीटीसी पड़े हैं, वो उसको बेच-बेच के वो अपना खर्चा निकालते हैं, ठीक है? तो माइनर कोई जो आज पैदा हुआ, वो तो ऑब्वियसली अभी लॉस में है, लेकिन जो अगर कई जो पुराने माइनर्स हैं, उनके पास पुराने जो बीटीसीज़ पड़े होते हैं, जब रिवॉर्ड बहुत हुआ करता था, उन्होंने पुराने सस्ते रेट में माइन किया हुआ है, तो वो पुराने रिज़र्व्स को टाइम टू टाइम बेचते रहते हैं, ठीक है? तो अब इससे हो क्या रहा है कि इस टाइम करंटली जो बिटकॉइन का माइनर है, वो इस टाइम लॉस में चल रहा है, ठीक है? बिटकॉइन को माइन करना। और जो अभी क्लीन स्पार्क एक माइनर था, उसने क्या करा कि उसने एक 20 साल की डील करी। डील बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने 6.6 बिलियन यूएस डॉलर में ये जो उसकी माइनिंग फैसिलिटी थी, उसने रेंट पे दे दी, लीज़ पे दे दी। 20 साल की लीज़ है, 6.6 बिलियन यूएस डॉलर की, सोचिए। और 175 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी थी इस माइनर के पास, तो ये भी उसने रेंट पे दे दी। उसको जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है ना, इसको इस बंदे को, मतलब ये जो माइनर है, उसको 330 मिलियन यूएस डॉलर की नेट ऑपरेटिंग इनकम आएगी, ठीक है? और उसका जो स्टॉक था वो भी 9% से उछल गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो इस 20 को 10 साल और एक्सटेंड कर लेता है, तो माना ये जा रहा है कि 11.6 बिलियन यूएस डॉलर की डील बैठेगी, सोचिए। तो अगर उस बंदे को अगर 30 साल के अंदर किसी को 11-12 बिलियन यूएस डॉलर की अगर कमाई हो रही है, तो वो बंदा क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हर हर साल उसको वो पे आउट आना है, ठीक है? ऑपरेटिंग इनकम आनी है। 330 मिलियन यूएस डॉलर की, करना कुछ है नहीं, रेंट पे अपनी फैसिलिटी को दे देना है एआई के डेटा सेंटर्स के लिए। तो हो क्या रहा है कि धीरे-धीरे माइनर्स बिटकॉइन की माइनिंग बंद करके डेटा सेंटर्स में अपनी रिसोर्सेज़ को दे रहे हैं। ठीक है? तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बिटकॉइन का जो माइनर है, अब वो लैंडलॉर्ड बन गया है, ठीक है? एआई का लैंडलॉर्ड, ठीक है? वो क्या कर रहा है कि भई उसके पास पावर थी, लैंड थी, बिल्डिंग थी, ठीक है? उसने क्या करा, उसको 20 साल के लिए टेक कंपनी को लीज़ पे दे दिया, एक आराम से उसको एक स्टेबल एक रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है? और ये कोई एक कंपनी नहीं कर रही, आप सोचो कि पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, क्लीन स्पार्क ने 20 बिलियन 6 बिलियन यूएस डॉलर की डील करी 20 साल के लिए। कोर साइंटिफिक है, उसने 10 बिलियन यूएस डॉलर की डील मारी 12 साल के लिए। टेरा वुल्फ ने एंथ्रोपिक के साथ डील मारी 19 बिलियन यूएस डॉलर की 20 साल के लिए। हट 8 ने 10 बिलियन यूएस डॉलर की, ऐसी आयरन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आप ये देख रहे हो, धीरे-धीरे जो बिटकॉइन माइनर हैं, वो बड़ी-बड़ी एआई कंपनीज़ के साथ डील कर रहे हैं और अपनी माइनिंग। तो अब आप सोच रहे हो कि क्या यार, ऐसे अगर माइनर्स माइग्रेट होने लग जाएँगे, तो होगा क्या? तो बहुत सिचुएशन तो खराब ही है। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि 85% जो रेवेन्यू माइनर को आता है, वो बिटकॉइन से आता है, और अभी 15% जो है वो एआई से आ रहा है। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है आने वाले कुछ सालों में कि बिटकॉइन माइनिंग से तो रेवेन्यू आएगा सिर्फ 18%, और 82% उसको एआई से आएगा। सो ये एक डेंजरस साइन है, क्योंकि डेंजरस किस लिए, उसको मैं इस तरीके आगे एक स्लाइड में समझाऊँगा कि इससे बिटकॉइन की सिक्योरिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हो क्या रहा है कि जब बिटकॉइन को माइन कर रहा है एक आदमी, एक माइनर, तो उसको रेवेन्यू पर किलोवाट के हिसाब से $0.07 से $0.09 का रेवेन्यू आ रहा है पर किलोवाट। लेकिन बिटकॉइन के केस में जब रेवेन्यू जो आ रहा है, वो $0.25 से 0.35 सेंट, तो बेसिकली ये 0.25 सेंट से लेके 0.35 सेंट का जो है ये रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है? तो ये 10 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन में जो है रेवेन्यू पर किलोवाट कम आ रहा है, और रेवेन्यू पर किलोवाट एआई के केस में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली बंदा क्या करेगा? ठीक है? और इससे बिटकॉइन की सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है? बिटकॉइन की सिक्योरिटी पे ये फ़र्क पड़ेगा कि ऑलरेडी अगर हम देखें, तो हैश रेट जो है ना, वो 986 एक्सा हैश से अभी 908 एक्सा हैश आ गया है। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि जो हैश पावर बिटकॉइन को, एक समझिए किला था, वो किला बिटकॉइन को सिक्योर करने में लगा हुआ था। एक सिपाही थे सपोज़ 100,
100 सिपाही से जो है वो घट के अब 908 रह गए, या 90, आप ये समझिए कि 90 रह गए। तो जब मैं बोलूँगा कि 100 सिपाही से 90 रह गए, तो अब आप कहोगे किला थोड़ा-सा कमज़ोर हो गया। सिमिलरली एक्ज़ाहैश यही बताता है कि कितना टफ़ किला है। मतलब बिटकॉइन के अराउंड जो सिक्योरिटी है, अगर वो 986 एक्ज़ाहैश है, उससे 908 एक्ज़ाहैश आ गई, तो मतलब सिक्योरिटी अब कम हो गई है। और ये क्यों कम हुई? क्योंकि माइनर्स ने अपनी माइनिंग फैसिलिटीज़ को रेंट पे दे दिया, बिटकॉइन माइनिंग को बंद कर दिया, क्योंकि एआई में प्रॉफ़िटेबल है। इसीलिए बिट अब होता क्या है कि बिटकॉइन की खूबसूरती ये होती है कि जैसे ही बिटकॉइन को माइन करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप बिटकॉइन की जो हैश पावर, अगर हैश रेट कम हुआ, तो अब बिटकॉइन को माइन करना आसान हो जाता है। तो बिटकॉइन क्या करता है, उसका प्रोटोकॉल इस तरीके से डिज़ाइन है कि जैसे ही वो देखता है कि बिटकॉइन को माइन करना आसान हो रहा है, तो वो अपनी डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि वो, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, तो जो बिटकॉइन को हम के बारे में हम ये कहते हैं कि बिटकॉइन को हैक करना, डबल स्पेंडिंग अटैक करना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर एक बहुत बड़ा हैश रेट का 51% कैप्चर करना पड़ेगा हैकर को। ये अगर हैश रेट कम होता गया फ्यूचर में, तो उतना ही आसान हो जाएगा एक हैकर के लिए एक डबल स्पेंडिंग का अटेम्प्ट बनना। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हो रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत बड़ा रेट है। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कम्युनिटी को करना पड़ेगा, माइनर्स को या बिटकॉइन की कम्युनिटी को, कि किस तरीके से इस माइग्रेशन को रोका जाए। रोक तो आप नहीं पाओगे, सब लोग फ्री हैं अपनी फैसिलिटीज़ को पैसा कमाने के लिए, लेकिन दीज़ आर ऑब्वियसली राइजिंग कंसर्न्स, ठीक है? अगर आप देखें तो हैश प्राइस नियर रिकॉर्ड लो पे है, और अगर हम रेवेन्यू देखें तो अप टू 70%, मतलब कुछ पब्लिक जो माइनर्स हैं, वो एआई से 70% तक ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू कमाएँगे। तो अगर सबको ही कमाई होगी, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो 4 टेक अवे हैं इस चीज़ से जो हमने देखे। एक, नंबर 1, पावर बीट्स हैश रेट। आज अगर किसी के पास फैसिलिटी है, किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी है, किसी के पास अगर ग्रिड के पास से सस्ती, उसके बाद लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब पूरी तो एआई कंपनी कह रही भाई मैं अपना क्यों बनाऊँ, मैं रेंट पे ले लेती हूँ ना, ठीक है। माइनर्स आर बिकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़। अब माइनर्स सिर्फ बिटकॉइन माइनर्स नहीं है, उनकी डिमांड एआई में इतनी बढ़ गई है कि उन मतलब वो ऑब्वियसली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे रेंट आउट कर रहे हैं। बिटकॉइन एक्सपोजर इज़ गेटिंग डाइल्यूटेड, ठीक है? अर्ली मूवर्स ऑन चीप पावर विन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जिसके पास सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है और सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, वो विनर है इसमें, ठीक है? सो गाइज़, इसी वजह से क्या हो रहा है कि बिटकॉइन के माइनर्स, अब इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर धीरे-धीरे बिटकॉइन के अगर इसी तरीके से माइग्रेशन रहा, ठीक है? तो ये बिटकॉइन की सिक्योरिटी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब इसका मतलब, और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि के माइनर्स जो है वो पूरे के पूरे बिटकॉइन से शिफ्ट हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि अगर बिटकॉइन का प्राइस रिकवर कर जाता है, तो अब वापस से आप माइग्रेशन बिटकॉइन में देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी टाइम से अभी बेयरिश मार्केट में, और अब लोगों के पास, माइनर्स के पास पहले अल्टरनेटिव नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि एआई एज़ अ अल्टरनेटिव है, तो माइनर्स का माइग्रेशन हम बहुत तेज़ी से देख रहे हैं। ठीक है? और तेज़ी से ये देख रहे हैं कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, कैसा लगा आपको ये आज का एक्सप्लेनेटरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ आज एक नया इंटरेस्टिंग एक थॉट मिला होगा, एक कंसर्न दिखा होगा, ठीक है? बट कम्युनिटी ने इस तरह के कंसर्न्स पहले भी देखे हैं। और वापस से अगर बिटकॉइन का प्राइस अच्छा करता है, मतलब बिटकॉइन को माइन करना अगर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, सपोज़ करिए ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज़ करिए बिटकॉइन पहुँच जाता है $1.5 लाख पे, और बिटकॉइन को माइन करने के लिए कॉस्टिंग आ रही है $70,000, ठीक है, या $80,000, तो फिर बिटकॉइन को माइन करना प्रॉफिटेबल होगा ना, तो वापस से माइग्रेशन हो सकता है और नए माइनर आ सकते हैं। एक चीज़ और हो सकती है कि अभी ना माइनिंग यूएस में डोमिनेट करती है। अगर अमेरिकन कंपनीज़ एआई की तरफ माइग्रेट करती हैं, तो जो बिटकॉइन माइनिंग है फिर बाकी जगहों पे फ्लरिश करेगी। ठीक है ना? और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ हो जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन को जब हैश रेट डाउन होगा, तो क्या होगा कि बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट भी नीचे आएगी। ठीक है? तो इसलिए और जगहों पे ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी और डिसेंट्रलाइज़ हो जाएगी माइनिंग। तो ये भी एक एक एस्पेक्ट है इसका। ठीक है, आपका क्या टेक है? आप भी अपना एक ओपिनियन अगर आपका है, कुछ ये वीडियो सुनने के बाद आपको लगा कि नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो एक बारी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक। थैंक यू वेरी मच।